बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बहुत ही अहम बातें पढ़ने वाले हैं और ये मेरी गुफ्तगू सुनने के बाद ये जिन तवाहुमात में हम घूमते फिरते हैं ना और बड़े खुश होते हैं और हम टकरे मारते रहते हैं, वो आप टकरे नहीं मारेंगे। और ये जो आप समझते हैं कि मदरसे की ये जो 6-7 साल 8 साल तालीम है, इसका बेसिक मकसद यही है कि हमने मेन जो फोकस करना है वो दो चीज़ों पे करना है, ग्रामर है, नाहव सरफ़ है, और इसके अलावा कुछ और नहीं है। नाहव सरफ़ आती है तो आपको बहुत कुछ आता है। तो ये गुफ्तगू सुनने के बाद कम से कम आप जो है ना वो ये वाली बात नहीं करेंगे, ठीक है। एक चीज़ दूसरी चीज़ ये है कि ये जो बातें मैं करूँगा आपके सामने, ये मैं आपकी किताब और आपके सिलेबस या जो इस लेवल पे किताबें लिखी हुई हैं, इस मौजू पे किताबें लिखी हुई हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये जो लिटरेचर लिखा गया है और जो बातें लिखी गई हैं भाई, ये 1000 साल पुरानी है, ठीक है। 1000 साल पुरानी है ये जो बातें लिखी हुई हैं। अब क्योंकि हमारे यहाँ सिस्टम ये होता है कि जो चीज़ एक दफ़ा लिख दी गई है, किसी ने लिख दी है, ये पीछे से चलती आ रही है, हम उसको एक क्या कहते हैं मुकद्दस निगाह से देखते हैं और ये समझते हैं कि बस जो काम हो गया ये हरफ आखिर है, अब इसमें कोई चेंजिंग नहीं हो सकती और इसमें कोई चीज़ ऐड नहीं हो सकती या इसमें बेहतरी नहीं लाई जा सकती। हम उसी दायरे में गर्दिश करते रहते हैं। आज की मैं गुफ्तगू करूँगा ये इस किताब को मद्देनज़र रखते हुए और या इस तरह की जो किताबें हैं। अदरवाइज़ कितनी चीज़ें तालिब इल्मों को पढ़नी चाहिए तरक्की करने के लिए, ठीक है, आज के मुआशरे में, आज के सोसाइटी में ज़िंदा रहने के लिए, कि जो वक़्त के तकाज़े हैं वो एक सेपरेट मौजू है। मैं वो चीज़ें नहीं करूँगा कि आपको इस किताब की दुनिया से बाहर ले जाऊँ, क्योंकि मेरा जो मेन मकसद है वो है आपको सिलेबस पढ़ाना और चीज़ की जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बतलाना। और ये मेरी बेसिक गुफ्तगू है, इसके ऊपर हम मज़ीद में इसके ऊपर आपको और भी काम करवाऊँगा और 5-7 किताबें उनको मद्देनज़र रख के जो चीज़ें मैं आपकी किताब में करवाऊँगा आपको, मतलब है जस्ट सिंपल भी करवाऊँगा कि आपको, क्योंकि आप इब्तदाई तालिब इल्म हैं इल्म बलागा के, और फिर उसमें जो आला लेवल की जो चीज़ें वो चीज़ें भी आपको मैं कराऊँगा, प्रैक्टिस भी मैं आपको कराऊँगा, ठीक है। इल्मुल बलागा का बेसिक जो ताल्लुक़ है वो है फसाहत व बलागत के साथ। आपने फसाहत व बलागत का लफ्ज़ तो सुना होगा, तकरीरों में भी आप बहुत सुनते हैं, बोलते भी होंगे, लेकिन फसाहत व बलागत अगर कोई बंदा रुक के आपसे पूछे फसाहत व बलागत क्या चीज़ है, तो मेरा ख़्याल है हम जवाब नहीं दे सकते। हम यही कहेंगे फसाहत व बलागत, भाई फसाहत व बलागत होती है और ये ऐसे ऐसे होता है, लेकिन क्लियर कट हमें पता नहीं होता कि फसाहत व बलागत का कंसेप्ट क्या है। आज हम देखेंगे फसाहत व बलागत को। इल्मुल बलागा का ताल्लुक़ फसाहत व बलागत के साथ है। फसाहत व बलागत दो चीज़ें हैं, एक फसाहत है और एक बलागत है। पहले फसाहत को देखते हैं, फिर हम बलागत को देख लेंगे। फसाहत का माना होता है साफ होना। फसाहत का क्या माना होता है? साफ होना। और बलागत का क्या माना होता है? पहुंचना। साफ होना, किन चीज़ों से साफ होना? ओ भाई, इस तरह साफ होना कि आपको चीज़ समझ आ जाए। मैं यहाँ पे एक राइटिंग लिखता हूँ, ठीक है, कोई तहरीर लिखता हूँ और कोई सामने पर्दा नहीं है और अल्फाज वाज़े लिखे हुए हैं, मोटे लिखे हुए हैं, सब लोगों को नज़र आ रहा है, रोशनी है, ठीक है। अब हम ये कह सकते हैं कि ये चीज़ साफ़ है, वाज़े है। ऐसे ही कलाम में जब हम बोलते हैं, कुछ चीज़ें हैं अगर आप उनसे अवॉइड करते हैं तो फिर आपकी जो कलाम है वो साफ़ हो जाती है। मतलब ये है कि लोग उसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं या अंडरस्टैंड करने में उसको दुश्वारी नहीं होती, ठीक है। अब ये जो साफ़ होने वाला अमल है, इसको अब कलाम क्योंकि कलिमात से बना होता है, एक दीवार ईंटों से बनी हुई है,
तो सफाई देखने के लिए सिर्फ अब जस्ट आप ओवरऑल व्यू तो नहीं ना देखेंगे, ईंटों को भी देखेंगे या कि नहीं देखेंगे। तो इसलिए ये साफ होने का जो अमल है ये आप कलमे में भी देखते हैं और कलाम में भी देखते हैं। ठीक है, साफ होने का जो अमल है ये आप कलमे में भी देखते हैं, कलाम में भी देखते हैं। ये सारी चीज़ें बड़े मज़े की होती हैं। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, कुछ लोग वो ऐसे हैरत की निगाह से देख रहे हैं कि भाई साहब ये और नवा की पंगा पैन लग गया है। ये इब्तिदा में हर चीज़ ही अजनबी सी महसूस होती है, लेकिन जितनी चीज़ें आप पढ़ते हैं भाई हर चीज़ बहुत मुफीद है अगर आप ध्यान से पढ़ें, और पढ़ाने वाला ध्यान से बंदे दे पुत्रा तरह पढ़ाए, उन्होंने आप नूं भी आंदा है। अगर खुद ही अंडरस्टैंडिंग नहीं हैगी तो फिर उन मां का सिर पढ़ाना है उन्हें। अब इसमें ये जो साफ होने का अमल है, मैं मिसालें दे रहा हूँ। आप ईंट भी देखते हैं और दीवार भी देखते हैं, ठीक है, फिर आप फैसला करते हैं। तो कलमे में भी पाया जाता है, इसको कहते हैं फसाहत कलमा, कलमे का साफ होना। सिंपल लफ्ज़ों में ये 10 से 15 जो सफ़े हैं ना, उनका खुलासा मैंने यहाँ पे लिखा हुआ, मैंने पढ़ाना है, मैंने आपको काम दे देना, इसलिए ज़रा ध्यान से सुन लें, फिर ये नहीं कहना आपने बाद में काम ज़्यादा है। और ये साफ़ होने का अमल भाई कलाम में भी होता है। अब एक कलमा कैसे साफ़ होगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो वो 3 चीज़ें हैं। कितनी चीज़ें हैं? 3। अगर 3 चीज़ें ना पाई जाएँ, अगर 3 चीज़ें ना पाई जाएँ तो यूँ कहो कि कलमा बिल्कुल साफ़ सुथरा है। ठीक है, एक है तनाफुर हुरूफ। तनाफुर हुरूफ, तनाफुर का क्या माना होता है? बाहम मुतनफ़र, बाहम नफ़रत करना, मुतनफ़िर होना, बाहम तनाफुर हुरूफ। ठीक है, और तनाफुर हुरूफ का मतलब ये है कि कलमे के हुरूफ ऐसे हों, यूं लग रहा हो कि वो बाहम नफरत कर रहे हैं। ये मैं आपको समझाने के लिए डेफिनेशन कर रहा हूँ, अदरवाइज थोड़ा सा और है, आपको बात समझ आ जाए। अच्छा भाई, हमें कैसे पता चलेगा कि कलमे के जो हरूफ हैं वो बाहम नफरत कर रहे हैं? कलमे के हरूफ लड़ाई झगड़ा कर रहे होंगे, हाँ, कोई मुक्के शुक्के मार दे पे होंगे, कोई लत्ता लुता नहीं। जब आप अदायगी करेंगे तो अदायगी में आपको दुश्वारी आएगी, और सुनने वाले को जो है ना वो कलमा शकील और भारी लगेगा। ठीक है, होता है ना, हम बोल रहे होते हैं। अभी इधर मैं बोल रहा हूँ, अभी ये आपके सामने गुफ्तगू कर रहा हूँ एक फ्लो के साथ में, अगर कोई भारी लफ्ज़ या मुश्किल लफ्ज़ आता है तो वहाँ पे थोड़ा सा रुकना पड़ता है, वो फ्लो कम हो जाता है। आप मोटरवे पे जा रहे होते हैं एक स्पीड से आराम से, रास्ते में कहीं ब्रिज आता है, वहाँ पे थोड़ी सी ऊँची जगह होती है, हल्का सा आपको महसूस होता है। ये मैंने मोटरवे की मिसाल दी है, ये जीटी रोड की मिसाल नहीं दी आम सड़कों की, कि जिथे बंदा झक्के खा के अंदर पसलियां भी हिल जांदियां ने। ठीक है, और वापसी भी आन के बंदा जनाब पसलियां सीधियां करनी पड़ती हैं, उसकी मैं मिसाल नहीं दे रहा हूँ, इसलिए मैंने उधर मिसाल दी है। तो ये तनाफुर रूब का मतलब ये है कि कलमा इस तरह का हो कि अदा करना उसको दुश्वार हो। ठीक है, और सुनने हाँ, अदा करने में भी दुश्वारी हो और सुनने वाले को वो गिरा लगे, इसको कहते हैं तनाफुर हुरूफ। अब इसकी मिसाल जो आपकी किताब वाले ने दी है, मैं और भी बहुत सी मिसालें दूंगा, आपने टेंशन नहीं लेनी। वो है ये वाली, मैंने क्योंकि आपको बेसिक चीज़ें बता रहा हूँ। आज पहला दिन है इल्मुल बलागा की शक्ल देखने के लिए आपको। सफ़हा एन भी डालनी थी ओए, अच्छा एन डाल लें। ठीक है, सफ़हा, अब ये लफ्ज़ है सफ़हा। अब आप मुझे बताएं, आप ऐसे बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। ठीक, अन्नुकाख, अन्नुकाख, नकाख, नकाख। ठीक है, तो हरूफ जो हैं वो इस तरह के हैं। अब इसमें कोई कायदा कुलिया नहीं है। बाद लोगों ने कायदा कुलिया लिखे हुए हैं, भाई फलां फलां हरफ अगर करीब करीब ले आए, करीबुल मखरज या बैदुल मखरज, करीबुल मखरज बैदुल मखरज, ऐसे 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 कोई नहीं। इसका ताल्लुक मतलब है, इसमें कोई कायदा कुलिया नहीं, इसका ताल्लुक सिर्फ ज़ौक़ के साथ है।
ज़ौक़ सलीम, मजाज आपका ज़ुबान वाला हो, अच्छा मजाज हो, तो फिर आपको बात समझ आती है। जैसे है ना, ख़वातीन कुकिंग करती हैं, अब ज़ौक़ के साथ कुकिंग में बहुत सी चीज़ों का ताल्लुक़ है कि आपकी कुकिंग अच्छी होती है, ठीक है, आपको चीज़ों का आइडिया हो जाता है, आप तजर्बे के साथ जो है ना वो बता देते हैं कि ये नमक ठीक है, ये मिर्चें ठीक हैं, फ़लाँ मसाला इतना ठीक है। समझ आ रही है? तो ये तनाफ़ुर उरूफ़ है। मुखालफत क़ियास का मतलब ये है कि इल्म सरफ़ के जो कायदे हैं, कलमा उन कायदों के मुखालिफ हो। इल्म सरफ़ के जो कायदे हैं, कलमा उन कायदों के मुखालिफ हो। मसलन मिसाल देता हूँ आपको ताकि जल्दी बात समझ आ जाए। अभी मादी का जो वज़न होता है वो या तो फ़ाला या फ़ाइला या फ़ौला होता है ना, या फ़ुइला सुलासी मुजर्रद में, ठीक है। अब आप मादी बना दें फ़ीला, आप बना दें फ़ाली, आप बना दें फ़ूली, आप बना दें फ़ीलू, तो भाई इल्म सरफ़ का जो कायदा है आप उससे हट गए हो। जैसे ये मुखालफत क़ियास का मतलब ये है, अब जैसे बूक उनकी जमा बूकात होने, ये क़ियास के मुखालिफ है, क्योंकि बूक उन दरमियान में वाव है, अजबफ है, तो इसकी जो जमा फ़ौल उनके वज़न पे अजबफ में हो जो उसकी जमा फ़ाल बनाती है, तो इसकी जमा बूकुन की अब वाकुन होनी चाहिए थे, लेकिन आपने बूकातुन बना दी है, तो ये आपने क़ियास की कायदे की कुलिये की मुखालफत की है। बात समझ आ गई है? गराबत का मतलब ये है कि लफ्ज़ को आप जिस माने में इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, लफ्ज़ उस माने में इस्तेमाल होता नहीं है, उर्फ़ में बहुत कम इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। जैसे तकाका, या मैं समझाने के लिए मिसाल देता हूँ बाद में। तकाका का माना इज्तमा। अब एक बंदा कहता है तकाका अन्नास फिल बैत, अब इज्तमा अन्नास फिल बैत बंदे को, हर बंदे को समझ आ जाएगा, लेकिन तकाका, ठीक है। अब तकाका अन्नास, अब इसका ज़हन में ये नहीं आएगा लोग जमा हो गए, यहाँ पे बहुत से लोग कहेंगे तकाका अन्नास, लोगों ने घर काका पैदा हो गए, तकाका, ठीक है। ऐसे इफरन का, इसका माना इनसारफा, फिरना। अब फिरने के लिए इनसारफा का लफ्ज़ बहुत इस्तेमाल होता है, लेकिन फिरने के लिए आप इफरन का लफ्ज़ बोलें समझ नहीं आता, ठीक है। लफ्ज़ को आप जिस माने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, उर्फ़ में बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये होता नहीं है। इसको कहते हैं गराबत। इसको क्या कहते हैं? गराबत। हमारे गांव के लोग कहीं गए, वहाँ पे होटल वाले ने कहा, मैं मिसाल पहले भी समझाने के लिए हर दफ़ा देता हूँ, उन्होंने कहा दिल खुशियाँ खा लो, दिल खुशियाँ खा लो। उन्होंने कहा भाई लाहौर में आए तो ये डिश खा के जाएंगे, गांव वालों को भी बताएं कि हम लाहौर में गए थे और दिल खुशियाँ खा के आए हैं। अब अंदर बैठ गए, उन्होंने कहा कुछ और चीज़ें भी हैं, गोश्त फलां फलां का, नहीं हमने दिल खुशियाँ खाना है। आगे ला के रख दिया, कहते ये क्या है? कहते दिल खुशियाँ। कहते चुको इनू, ये तो पिंड मज्झों को पा पा के असी आने, साग ला के रख दिया। वो कहा हमने इधर नाम रखा हुआ बेचने के लिए, साग का नाम दिल खुशियाँ, और लोग खाते हैं खुश हो के भी लाहौर के अंदर साग हमारे होटल में। उन्होंने कहा पुछदा कोई नहीं है, जिन्ना मर्जी है साढ़े पिंड आन के ले लो, चुको इन्हें दिल खुशियाँ, डरेंदा नहीं है, असि नहीं इतों रोटी खानी, ठीक है। अब दिल खुशियाँ वो जो सालन है, वो जो सब्जी है, साग का लफ्ज़ उसके लिए बोलते और आपने दिल खुशियाँ उसके लिए, तो ये गराबत है। आप लफ्ज़ जिस माने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो भाई, वो लफ्ज़ उस माने में इस्तेमाल ही नहीं होता, कम होते हैं, ये गराबत है। अगर किसी में तनाफ़ुर उरूफ़ पाया जाए वो कलमा फसी नहीं है। सुन लें, अगर क़ियास के मुखालिफ कोई हो कलमा, वो कलमा फसी नहीं है, और अगर किसी कलमे में गराबत हो वो कलमा फसी नहीं है, ठीक है। समझ लग गई है? अब हम कलाम की तरफ चलते हैं। कलाम, तनाफ़ुर कलिमात। तनाफ़ुर कलिमात, जैसे तनाफ़ुर उरूफ़ है ना, आपने 2-3 हरफ इस तरह के लगा दिए हैं भाई लफ्ज़ में कि वो अदायगी में मसला आ रहा है। ऐसे चंद लफ्ज़ भी ऐसे होते हैं
कि अगर उनको इकट्ठा कर दिया जाए तो भाई फ्लो रुक जाता है, बहाव रुक जाता है। ठीक है, उसको तनाफुर कलिमात कहते हैं। तनाफुर हरूफ के मुकाबले में तनाफुर कलिमात है कि कलिमात बाहम नफरत कर रहे हैं, अदायगी उनकी मुश्किल हो रही है। भाई एक फ्लो के साथ हम पढ़ नहीं सकते, लोगों को सुस्ती आ रही है। हिसाब लगा लो, इतनी मज़े की चीज़ें, और लोगों को इनको नींद, तालिब इल्म बस ना कि भाई नींद होनी चाहिए। वफ़ी रफ़ी अर्श शर मिसलु का यशराओ, वफ़ी रफ़ी अर्श शर मिसलु का यशराओ। लिखा हुआ कि ये ऐसा है, ये ऐसी कलाम है कि आप एक बहाव के साथ इसको नहीं पढ़ सकते। कैसे पता चला? भाई ज़ौक़ से पता चलेगा। अगर आपको ज़ुबान का ज़ौक़ है, ज़ौक़ सलीम है, ठीक है, आप ज़ुबान में बुद्धू नहीं हो। जैसे होते हैं ना, हमारे माशरे में बुद्धू होते हैं, बुद्धुओं को कुछ पता नहीं चलता। ऐसे हर इल्म फ़न में भी बुद्धू लोग होते हैं। तो बुद्धू हैं अगर आप, फिर आपको पता नहीं चलेगा। आपने साल के एंड पे पेपर देने हैं, बस थोड़ा सा पढ़ लेना है, सारा साल आपने उर्दू ही पढ़ना है और सारा साल आपने मौजें करनी है। ठीक है, और ये जो सिस्टम के अंदर बामरे मजबूरी हम आ गए, 6 साल में से आपने 7 साल गुजरना है। अगर ये सिस्टम है, फिर आपने कहना ये तो अरबी है, वैसे ही है, प्यारी प्यारी लग रही जैसे बाकी सारी है। ये कहाँ से इसमें तनाफुर आ गया? ये तो फजूल बातें लिखी हुई हैं। फिर आप ये चीज़ें नहीं देखेंगे। ठीक है, अच्छा, तना ज़ोफ़ तलीफ़ का मतलब ये है, इधर क्या था भाई, इधर क्या था? मुखालफत क़ियास, इल्म सरफ़ है। ज़ोफ़ तलीफ़, अगर आप नाहव के कायदों की मुखालफत कर दें, आप जुमला बनाते हैं, आप कलाम बनाते हैं, नाहव के कायदे, उनमें से मशहूर कायदा ये है कि इज़मार कबल ज़िक्र जायज़ नहीं है। और पहले बंदे का जिक्र होगा तो फिर आप ज़मीर लेकर आएंगे। ठीक है, मैं बोलूँ ज़ैद आया, उसने ये कहा, उसने वो कहा, उसने, आपके ज़हन में चीज़ें पिक्चर आ रही होगी ज़ैद को। मैं कहूँ वो आया, उसने ये कहा, उसने वो कहा, आप सब सोच रहे हैं कौन आया कौन आया। एंड पे मैं कहूँ ज़ैद, ये सही लगेगा? तो ये इज़मार कबल ज़िक्र ना, ये जायज़ नहीं है। अब ये जैसे ये देख लें, जज़ा बनूहु अबल ग़ीलानी अन किब्रिन व हुस्न फ़ेलिन कमा युड्ज़ा सिनिम मारू। उसके बेटों ने जज़ा बदला दिया अबुल ग़ैलान को अन किब्रिन, बुढ़ापे का, व हुस्न फ़ेलिन, अच्छे अमल का, अच्छे फ़ेल का, अच्छे किरदार का, कमा युड्ज़ा सिनिम मारू, जैसा कि सिनिम मार को बदला दिया जाता है। हम क्या देते हैं ना, मेरे शान का ये बदला दिया तूने कि मेरे सेरे मुतरे है तुम ऐसे ही हो। ये शेर है इसी सेंस में कि भाई बुढ़े होने दा और अच्छे किरदार दा जनाब पुत्रा ने ए प्यो नू अब्बे नू फायदा दिता है, बदला दिता है कि अब्बे नाल गलत रवैया अपनाया है। अब जज़ा बनूहु, उसके बेटों ने, भाई किसके बेटों ने? अबल ग़ैलान के। तो ये ज़मीर पहले है, जिक्र उसका बाद में है। इज़मार कबल ज़िक्र, जिक्र उसका, हाँ, ज़मीर पहले लेकर आ गए। तो ये जायज़ नहीं है। आपने नाहव के कायदों की मुखालफत की है। इसमें कुछ नाहव के कायदे कौन से, ठीक है, किस तरह की मुखालफत जायज़ है, किस तरह की नाजायज़ है, जब इसकी तफसील में हम जाएंगे फिर मैं कुछ चीज़ें आपको और बताऊंगा। ये जनरल चीज़ें हैं ना, जनरल जो आप किताब में लिखी उसके मुताबिक मैं बता रहा हूँ। ताकीद लफ्ज़ी, ताकीद का माना क्या होता है भाई? ये ताकीद है, ताकीद, ताकीद लफ्ज़ी। अच्छा, मैं यहाँ पे पढ़ा देता हूँ, माशाल्लाह कई ऐसे होते हैं ना हमारे, वो लिख देंगे ताकीद, ताकीद लफ्ज़ी, तेलफ ता, छोटा काफ, काफिया की दाल, ताकीद। भाई ये ताकीद है। वैसे हमारे उर्दू में चूँकि हम ये हरूफ निकालने में और डिफरेंस नहीं ना कर दे, वो जैसे अरबों में करते हैं, तो इसलिए बोलने में ताकीद मैंने कह दिया, ये ताकीद लिखा हुआ है, इसका माना होता है पेचीदगी। अब ये लफ्ज़ी पेचीदगी है भाई, कैसे? आपने लफ्ज़ों को आगे पीछे कर दिया लिखने में। मिसाल मैं देता होता हूँ, मैंने जब पढ़ी थी मिशकात मुझे शौक़ होता था कि ना पुरानी पुरानी किताबें जो है ना निकालूँ,
बड़े अरसे तक अब भी मुझे कोई पुरानी किताब मिलती है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, पुरानी लिखी हुई और जनाब ना मैं उसको पढ़ता हूँ। तो मैंने एक पता नहीं हमारी लाइब्रेरी में सारी छानी मिशकात की शुरुआत किधर किधर पढ़ी है, एक मुझे मिली उर्दू, पता नहीं किसकी थी, मुझे नाम भी भूल गया, मुझे अभी याद, इतनी बड़ी सी मिशकात है और जैसे वो किसी जंग लगा होता है ना ऐसे उसके पेज थे ना, येलो तरह रंग के। अब वहाँ पे वो तर्जुमा लिखा हुआ था, चढ़े पैगंबर अल्लाह के ऊपर डंडे लकड़ी मिंबर के, ठीक है। तो सारे लफाज आगे पीछे, क्योंकि जिसने उसका तर्जुमा किया था उसको उर्दू नहीं आती थी, तो उसने अपने हिसाब से तर्जुमा कर दिया अल्फाज के मुताबिक, अरबी को मद्देनजर रखते हुए। तो ऐसे ये अरबी बनी हुई है। मा करा इल्ला वाहिदन मोहम्मदुन मा किताबन अखीही, नहीं पढ़ा मगर एक मोहम्मद ने साथ किताब अपने भाई के। ये असल में ये है कि मोहम्मद ने अपने भाई के साथ नहीं पढ़ी मगर एक किताब। मा करा मोहम्मदुन मा अखीही इल्ला किताबन वाहिदन। अब इसमें क्या किया हुआ है तकीद लफ्जी, ये देखें, मा करा मोहम्मदुन, फाइल इधर होना चाहिए था, वो आगे फाइल इल्ला हरफ इस्तिना से पहले होना चाहिए था, उसको उन चौक के बाद ही छोड़ देते हैं होता है ना। अच्छा, किताबन वाहिदन, ये किताबन फाइल के बाद होना चाहिए था, मफूल भी किताबन वाहिदन मौसूफ सिफ्त। अच्छा, मफूल भी इन चौक के बाद ले गया और मौसूफ सिफ्त ने अलग कर देता, और पंगा ये पाया सिफ्त चौक के पहले ले गए, सिफ्त को उठा के पहले ले गए। हालांकि सिफ्त बाद में होती है और मुत्तसिल होती है, दरमियान में कोई चीज़, कोई डिफरेंस नहीं होता, बोध नहीं होता, दूरी नहीं होती, सही है। और फिर आगे मा अखी, मुजाफ मुजाफिले इकट्ठे होते, दरमियान में कौन किताबन वाड़ देता मा अखी। जब हमें जुबान नहीं आती होती तो फिर हम ऐसे करते हैं, जो आपको मैंने मिसाल दी थी ना कि ये बटन, शर्ट का बटन पैंट के साथ हम लगा देते हैं और कुब्बे हो जाते हैं, फिर सीधा नहीं हुआ जाता। तो इसमें हमारा मसला होता है कि पैंट शर्ट पहननी नहीं आती, बटन इधर नहीं लगाया, सीधा काम नहीं किया, थल्ले जाके ला देता है। तो ये चीज़ है, जो लफ्ज़ इकट्ठे हैं उनको सेपरेट कर दो। समझ आ रही है? तकीद लफ्ज़ी और तकीद मानवी का मतलब ये होता है तकीद मानवी का मतलब ये होता है कि मानवी पेचीदगी। अब मानवी पेचीदगी कैसे पैदा होगी, देखें, एक लफ्ज़ का एक माना मौजू लहू होता है, हर लफ्ज़ का माना मौजू लहू होता है, यानी उसको किसी न किसी लफ्ज़ के लिए वज़ा किया जाता है। मैं मिसाल देता हूं भाई, जब भी मैं पढ़ाता हूं कि ये देखो, ये मेरे हाथ में क्या है, मार्कर। अब लफ्ज़ मार्कर को इसके लिए वज़ा किया गया है, ये उसका माना मौजू लहू है। अभी लफ्ज़ मार्कर को अगर मैंने इधर किसी और माने के लिए इस्तेमाल करना है तो उसमें और इस माना मौजू लहू में मुनासबत का होना ज़रूरी है, ठीक है। अगर मुनासबत नहीं है तो आप इस लफ्ज़ को उस माने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब ये नहीं है कि भाई लफ्ज़ मार्कर है, अब आप यहां से उठाकर जिसके लिए मर्जी इस्तेमाल कर दें। और जो मशहूर मिसाल है कि लफ्ज़ असद को वज़ा किया गया हयावान और मुफ्तरिसन, चीर फाड़ करने वाले जानदार के लिए, ठीक है। आप माना मौजू लहू से हटाकर किसके लिए इस्तेमाल करते हो, राजुल शुजाउन बहादुर आदमी के लिए, मुनासबत है बहादुरी, ठीक है। तकीद मानवी तब होती है भाई कि आप जो माना मौजू लहू छोड़ के माना गैर मौजू लहू, जिसको कहते हैं माना मजाजी, आप जो मजाजी माना ले रहे हो उसमें कोई वाज़े मुनासबत नहीं है और ज़हन उधर जाता नहीं है, ठीक है ज़हन उधर जाता नहीं है, अमूमन उर्फ में लिया नहीं जाता, अमूमन उर्फ में नहीं लिया जाता भाई, आपका उधर ज़हन ही नहीं जाता, तो आप ले रहे हो ना, तो ये तकीद मानवी है, आपने मानवी पेचीदगी पैदा कर दी है। अभी
नशरल मलिक अलसिनतहु, बादशाह ने फैला दी अपनी जुबानें, फिल मदीनती, शहर में। देख भाई जुबानें फैला दी, क्या मतलब? कहता है जसूस फैला दिए। ऐनुन का माना क्या है? आंख। आंख बोल के बंदा मुराद जसूस लेते हैं, मन ज़हन जाता है। नशर अल मालिक आयुनहु, बादशाह ने अपने उयूनहु या जो भी ऐनहु अपना जसूस, अब कर लो, बादशाह ने अपना जसूस शहर में छोड़ दिया, अपनी आंख छोड़ दी। मुराद जसूस ये तो ज़हन में जाता है, लेकिन जुबानें बोल के जसूस मुराद लेना भाई लिया नहीं जाता, लोग लेते नहीं हैं और ज़हन जाता नहीं है। तो ये तकीद मानवी है। बात समझ आई है? ठीक है। अब मैंने ये कहा था कि कितने उलूम व फ़नून पढ़ने आपके लिए ज़रूरी हैं, कितने उलूम व फ़नून पढ़ने आपके लिए ज़रूरी हैं। ठीक है, तो ये हर एक के साथ एक, अभी तो हम फसाद की बात करें, बलागत पे पहुंचे नहीं, टाइम ख़त्म हो गया। मैं जल्दी से बता देता हूँ। बलागत का मतलब ये है कि बात मौका महल के मुताबिक हो। बलागत का मतलब ये है कि बात इधर साफ भी हो और मौका महल के मुताबिक भी हो। और अगर बहुत फसाहत है, आप आला शानदार गुफ्तगू कर रहे हो और जो सामने सुनने वाले हैं भाई उनके मुताबिक ही नहीं, उनके लेवल की नहीं है, तो बलागत नहीं है। ठीक है, और कि कबूलियत के लिए फसाहत व बलागत का होना ज़रूरी है, फसाहत प्लस बलागत। अब ये नहीं है कि बड़ी शुस्ता गुफ्तगू हो और सामने सादा लोग बैठे हो और आप जनाब बड़ी वहाँ पे इंग्लिश बोल रहे हो और आपकी एफिशिएंसी हो और बड़ा आपने मेकअप किया हो और आपके हाथों के इशारे हों और ड्रामेबाजियाँ हों, कभी आप इधर कर उधर, वो बेचारे ने समझ ही ना हो, वो बेचारे देखें भाई हो क्या रहा है हमारे साथ। आपने देखा होगा ना, हमारे यहाँ एफिशिएंसी मारने के लिए जो टीचर हजरात होते हैं वो इधर खड़े हो जाते हैं और तालिब इल्मों को वो मरूब करने के लिए और ये बताने के लिए कि भाई इस टीचर के पास तो बड़ा इल्म है। ठीक है, वो ऐसे पढ़ाते हैं, कोशिश करते हैं कि तालिब इल्मों को समझ ही ना आए, बड़े भारी भरकम अल्फाज बोलेंगे और जनाब तो तालिब इल्म भी कहते हैं, वो कहते हैं उस्ताद बड़ा ही कमाल का इल्म है। ठीक है, ऐसी ऐसी बातें करता है ना कि हमें तो उस्ताद की बात ही समझ नहीं आती और उस्ताद भी फूले नहीं समाता, कहता वाह मेरी कितनी तारीफ होती पी, क्योंकि मैंने ऐसी बात की, ऐसे गुफ्तगू की है, इन्होंने पल्ले नहीं पई। आपकी गुफ्तगू की वैल्यू ज़ीरो है, क्योंकि आप अच्छे उस्ताद तब हो कि भाई जो लोग सामने बैठे हुए हैं आप उनके लेवल की बात करो, उनके मुताबिक, कि उनको समझ आ जाए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक का बैकग्राउंड एक जैसा हो। यहाँ पे वो लोग बैठते हैं आके जिन्होंने स्कूल का मुंह नहीं देखा होता। ठीक है, अभी छोटे छोटे ही थे, फीडर छोड़ा था, घर वाले जामिया में छोड़ जाते हैं उनको आज भी। और वो लोग भी हैं जो स्कूलों में माशाल्लाह नान टिक्कियाँ खा खा के 10 साल इधर आए हैं। समझ आ रही? तो इसलिए सबके लेवल को मद्देनजर रख के अगर बात की जाए तो ये फिर मैं कहूँगा, अगर आपको बात समझ आए तो फिर मैं कह सकता हूँ कि मेरी बात फसाहत व बलागत वाली है, यानी मैं साफ बातें कर रहा हूँ, लोगों को बात समझ आ रही है। समझ आइए? आज अब इसमें देखें, अब एक एक चीज़ का ताल्लुक एक इल्म के साथ है। इसका पता चलता है ज़ौक़े सलीम से और इसका पता चलता है ज़ौक़े सलीम से। क्लियर हो गया? और ज़ौक़े सलीम इंसान के अंदर होता है ना, ज़ौक़, कुछ चीज़ें फितरती भी होती हैं लेकिन उनमें क्या कहते हैं डेवलपमेंट हो जाती है या बंदा सीख जाता है मशक करके। होता है या नहीं? अब आप पतले से हो, मशक करके ताकतवर बन जाते हो। आपको कुकिंग नहीं आती, आप मशक करो, आप सीख जाते हो ना। मुखालफत क़ियास, इसका ताल्लुक किसके साथ है? इल्म सरफ़ के साथ है। ठीक है, और ज़ौफ़ तालीब, इसका ताल्लुक किसके साथ है? इल्म नहव के साथ है। गराबत, इसका ताल्लुक किसके साथ है? इल्म लुगत के साथ है। तकीद लफ्ज़, इसका ताल्लुक किसके साथ है? इल्म नहव के साथ है। तकीद मानवी, इसका ताल्लुक किसके साथ है?
इल्मे बयान के साथ है, इल्मे बयान के साथ है। और बलागत, इसका ताल्लुक किसके साथ है? इल्मुल मानी के साथ है। किसके साथ है? इसका मतलब यह है कि भाई फसाहत व बलागत यानी अरबी को, अच्छी अरबी समझने के लिए, कुरान मजीद को अच्छे अंदाज से समझने के लिए आपको जिन उलूम व फ़नून की ज़रूरत है वो कौन से हैं? इधर दोबारा से इल्म नहव है, इल्म सरफ़ है, इल्म सरफ़ है, इल्म नहव है, और इल्म लुग़ा है, और इल्म बयान है, और इल्म मानी है। कितने इल्म हो गए? 5। ये 5 इल्म पहले पढ़ेंगे ना, तो फिर ज़ुबान की अंडरस्टैंडिंग, फिर अच्छा स्कॉलर बनने के लिए कि आपको सोशल अंडरस्टैंडिंग भी हो, वो और सेपरेट चीज़ें हैं, वो वक़्त के तकाज़े होते हैं हर एक के। अब क्योंकि ये माजी में लिखी हुई हैं तो हमारा फोकस जो है ना वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर होता है कि जनाब लिख दी गई हैं और हमने इनसे बाहर नहीं निकलना। कुछ पल्ले पड़ा है? चलो शुक्र है जो पल्ले पै गया था।